चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स सब्जेक्ट, जिसका पहला लेक्चर है और तुम्हें कुछ नहीं पता है टैक्स क्या होता है। तो थोड़ा बेसिक्स हम लोग इसका समझते हैं एंड देन फिर हम लोग हमारे टॉपिक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बताएं तो टैक्स होता क्या है, पता है? चलो देखते हैं। टैक्स इज़ द मनी दैट पीपल एंड बिजनेस मस्ट पे टू द गवर्नमेंट। लगान पिक्चर देखी है? देखी है। तो जब तक तो वो लोग नॉर्मल लगान इज़ व्हाट टैक्स, जब तक वो नॉर्मल पे कर रहे थे ना तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो दुगना लगान आया ना तब वो क्रिकेट खेले थे कि इतना क्यों टैक्स ले रहे हो। तो ये हमें स्लैब रेट से कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक में। हमें सिर्फ इतना देखना कि फाइनली इस टॉपिक में करना क्या है, हमने एक इंडिविजुअल एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके देनी है। तो यहाँ पे बोला टैक्स इज़ द मनी दैट पीपल या बिजनेस गवर्नमेंट को पे करता है। आप कमाओ, जो भी कमाओगे इस देश में रहते हो तो आपको इस देश की बेनिफिट के लिए, इस देश की तरक्की के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना होगा। अब गवर्नमेंट को क्यों देना है तो आगे लिखा है द गवर्नमेंट यूज़ दिस मनी टू पे फॉर थिंग्स लाइक स्कूल्स के लिए, रोड्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गवर्नमेंट अपने देश को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो तुमसे ही लेगी, तो वो पैसा लेते हैं टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, आपको नाम पता होने चाहिए। इस तरह के कुछ टैक्सेस चार्ज होते हैं। पहला है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स है मनी टेकन फ्रॉम व्हाट यू अर्न एट योर जॉब। आप ग्रेजुएट हो जाओगे, नौकरी करोगे, फिर आप कुछ कमाओगे, उसमें से आप सर्टन हिस्सा गवर्नमेंट को पे करोगे, उसको कहेंगे इनकम टैक्स। फिर आता है आपका सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा मनी यू पे व्हेन यू बाय समथिंग। मोबाइल खरीदा, मोबाइल पे जो एक्स्ट्रा पे करोगे, मोबाइल का कॉस्ट इज़ डिफरेंट। मान लो मोबाइल है आपका 20,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा उसके ऊपर, तो सामने वाला जो सेल कर रहा है, आप खरीद रहे हो मोबाइल, तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो दैट इज़ सेल्स टैक्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स। ये कब आता है? मनी यू पे इफ़ यू ओन अ हाउस और लैंड। घर खरीदो, ज़मीन खरीदो, तो उस खरीदने पे आपको जो एक्स्ट्रा पे करना होता है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। फिर आता है जीएसटी। ये तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे, आपका अगला सेमेस्टर है। बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी एडेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुबह सुबह पार्ले बिस्किट खाते हो, मैरी बिस्किट खाते हो, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपका टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अब मान लो अगर 4 रुपये 50 पैसे का बिस्किट है, आपको मिल रहा है 5 रुपये में, तो जो 50 पैसे एक्स्ट्रा लगे दैट इज़ नथिंग बट जीएसटी। चलो फिर आता है एक्साइज टैक्स। एक्स्ट्रा मनी ऑन स्पेसिफिक आइटम लाइक अल्कोहल या सिगरेट, इन सब के ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स लगता है, तो वो उसे एक्साइज टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है टैरिफ, मनी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स ब्रॉट इनटू द कंट्री। आप चलो देखो, यहाँ पर टेलीविज़न मिलता है आपको। अगर मान लो एक टीवी मिलता है आपको 20,000 रुपये, 50,000 रुपये का टीवी मिलता है, ठीक है। लेकिन वही चाइना से मंगाओगे तो आपको कितने का मिलेगा? 20,000 रुपये का। एग्जाम्पल ले रहे, इंडिया में अगर 50,000 रुपये का टीवी मिल रहा है, आप चाइना से मंगाओगे तो वो 20,000 रुपये का मिलेगा। अगर आप चाइना से ही मंगाओगे तो हमारे देश में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है ठहरो, अब मंगाओ तो सही चाइना से, 20 का है ना, 20,000 हम उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो कितने का प्रोडक्ट मिला? चलो इंडिया में कितने का मिल रहा है? 50। अब ये टैक्स लगाने के बाद भी प्रोडक्ट कितने का हुआ? 40। अब गवर्नमेंट हमारे देश के लोगों को कहती है अब थोड़ा कम्पीट कर लो भैया, हमने तो ठोक ठोक के टैक्स लगाया उसके ऊपर, डबल कर दिया प्रोडक्ट, अब तुम्हें कंपटीशन करना होगा, प्रोडक्ट को सस्ता करो, जो भी करो। तो जब आप इंपोर्ट करते हो उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ टैरिफ्स। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट टैक्स, मनी जो बिजनेसमैन बिजनेस से कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स पे करता है दैट इज़ नथिंग बट कॉर्पोरेट टैक्स। आपको ये सिर्फ अलग अलग नाम बताए हैं टैक्सेस के। अब आपका टैक्स जो है वो अगले 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप ऐसे याद रखो, दिस इज सेम 5 और दिस इज सेम
6, तो आपके अगले सेम में इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? मनी यू पे डायरेक्टली, आप कमाओ और आप ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करो। मनी यू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट लाइक इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम योर अर्निंग व्हाट यू ओन। आप कमाओ और आप खुद से टैक्स भरो, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स है मनी यू पे व्हेन यू बाय थिंग्स लाइक सेल टैक्स, ये वैट, ये सब आपको लगेगा। तो ये तो वही होगा ना, जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो, इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब तो ये आपको पता चल गया है कि टैक्स दो पार्ट में बांट दिए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारा फोकस किस पे है ये सेम में? सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे, ठीक है। तो थोड़ा और आगे डिटेल समझते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन। ये नाम अभी जो दिए गए ये आगे चल के बहुत बार लिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका डेफिनेशन है एसएससी। नाम से ही पता चल रहा है आगे लिखा क्या है। समवन हु हैज़ टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट। मैं कमाऊंगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा, मैं एसएससी। इसका बिजनेस है, ये टैक्स पे करेगा, एसएससी। आपका कॉलेज टैक्स पे करेगा, एसएससी। तो एसएससी इज़ नथिंग बट अ पर्सन हु पे द टैक्स। जो टैक्स पे करेगा उसको हम पर्सन नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? एसएससी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेसमेंट, आप एग्ज़ाम देते हो, फिर एग्ज़ाम देने के बाद वो पेपर चले जाता है आपके टीचर्स के पास। वो क्या करते हैं? चेक करते हैं। चेक करना इज़ नथिंग बट एसेस करना। तो असेसमेंट इज़ व्हाट? कैलकुलेट। अब ये पेपर थोड़ी दे रहे हो, आप तो कमा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को बताओगे भैया मैंने इतना सारा कमाया पैसा, उस पर इतना टैक्स भरता है, ये लो मैंने आपको डिटेल दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो? असेसमेंट कर रहे हो ना, कैलकुलेट कर रहे हो कि मैंने कमाया कितना और उस पर टैक्स कितना भरना है। तो असेसमेंट इज़ नथिंग बट फिगरिंग आउट हाउ मच टैक्स समवन हैज़ टू पे। तो आई होप आपको एसएससी का मतलब पता चल गया है। एसएससी जो टैक्स भरता है, असेसमेंट मतलब कैलकुलेट करो कितना टैक्स भरना है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अच्छा, ये जो करंट साल चल रहा है, जिस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, ये कौन सा ईयर है? 2024-25। पिछला साल क्या था? 23-24। तो इस साल आप टैक्स सीख रहे हो, आप टैक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हो। तो असेसमेंट ईयर आपके लिए क्या है? 2024। जिस साल आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, जिस साल आप टैक्स कैलकुलेट करते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा भाई? प्रीवियस ईयर वो होगा जिस साल आपने कमाया होगा। आप जिस साल कमाते हो उस साल नहीं टैक्स भरते हो, आप पहले पूरा कमा लो, साल ख़त्म हो जाएगा, अगले साल में आप उसे कैलकुलेट करो और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। तो प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमाते हो और असेसमेंट ईयर में आप कैलकुलेट करके टैक्स पे करते हो। तो व्हाट इज़ असेसमेंट ईयर? द ईयर जो अप्रैल 1 से शुरू होगा और 31 मार्च पे ख़त्म होगा। when the government check your income for the previous year to see how much tax you owe। असेसमेंट ईयर में आप कैलकुलेट करोगे पिछले साल की इनकम। इस साल 2024-25 है, तो आप लोग क्या बोलोगे? हमारा असेसमेंट ईयर 2024-25। जो अगला बैच आएगा वो बोलेगा क्या? 25-26। तो असेसमेंट ईयर हर साल बदलेगा ना। चलो, प्रीवियस ईयर, द ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। जिस साल आप कैलकुलेट करते हो उससे पिछला साल जहां आपने कमाया हो। द ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर व्हेन यू अर्न द इनकम। ये समझा? तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2023-24 का डिटेल दिया होगा आपको, और 24-25 में आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगला देख लेते हैं कॉन्सेप्ट पर्सन। हमें क्या लगता है? पर्सन, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, वेदर इट इज़ मेल फीमेल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये पर्सन। बट यहाँ पर टैक्स की डेफिनेशन में पर्सन मतलब क्या? हर वो लोग जो टैक्स पे करते हैं वो होता है पर्सन। एंड इंडिविजुअल टैक्स पे करता है। कंपनी टैक्स पे करती है। पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करती है। ग्रुप दैट द टैक्स लॉ अप्लाई टू, जिसके ऊपर टैक्स लागू हो जाता है वो पर्सन है।
तो पर्सन मतलब यहाँ पे टैक्स में अभी एक पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल को मत बोलना है, इंडिविजुअल अकेला बंदा, पर्सन जो भी टैक्स पे करता है वो होता है पर्सन। इसका तो हम लोग पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम इस पर ज़रा फोकस करेंगे। नेक्स्ट आता है इनकम, मनी यू अर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे तो क्या मिलेगा, सैलरी, ये आपका एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम है। आप नौकरी के साथ में आप एक शाम को बिजनेस भी कर रहे हो तो ये आपका दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद आपने कोई घर भाड़े पे दिया है, वहाँ से रेंट मिल रहा है, ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सारे सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से आप जो पैसा कमाते हो, दैट इज़ नथिंग बट योर इनकम। समझा? चलो नेक्स्ट आता है, आप कहाँ रहते हो, इंडिया में? तो इंडिया क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इंडिया द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स लैंड, ये अपना मैप पता है ना तुम्हें, कुछ ऐसा है, ऐसे ही समथिंग। आपको क्या लगता है यही इंडिया है? ये इंडिया नहीं है? इंडिया है ना, ये तो लैंड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स, आपकी ज़मीन से 12 नॉटिकल माइल्स समंदर, वो भी आपका इंडिया ही है, वो भी इंडिया ही है। तो पानी में कोई अगर बिजनेस कर रहा है 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, तो वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ला भाई टैक्स दे। तो क्या बोला यहाँ पे, लैंड, वाटर, एयर स्पेस। कोई दूसरी कंट्री का बिना पूछे हमारे देश के एरोप्लेन ऐसा लेके जा सकता है क्या? नहीं। वेयर द टैक्स लॉ अप्लाई। तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ज़मीन पे, पानी में, हवा में, आओ तो सही, टैक्स ले लेंगे तुमसे। डन। चलो ये था आपका बेसिक आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर सीखेंगे, समझेंगे, तो उस वक्त पे आपको पता होना चाहिए ये सब वर्ड्स। अचानक मैं बोल दिया ए एसएससी बताओ क्या है, आप बोले क्या होता है एसएससी, ऐसा ना हो जाए। तो एसएससी क्या होता है, द पर्सन हु पे टैक्स। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल टैक्स का कैलकुलेशन होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल आपने पैसा कमाया होता है। आई होप आपको ये बेसिक हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ गया है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कुछ चीज़ें। ये प्रीवियस ईयर आपको मैंने बता दिया है। हाँ बताओ भाई, प्रीवियस ईयर क्या ईयर है? 2000, अरे रे 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 2023। और असेसमेंट ईयर क्या है? अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने वो सब बता दिया आप लोग को। डन। चलो अब कुछ बेसिक मैंने कहा था ना, पर्सन में कैटेगरी में कौन कौन आता है। पहला एन इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, सांस ले सकता है, देख सकता है, चल सकता है नेचुरली, पुतला नहीं है, नेचुरल पर्सन। फिर चाहे वो मेल हो, फिर चाहे वो फीमेल हो, फिर चाहे वो बच्चा हो या लूनाटिक हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आगे अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सुना है? ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा ना, ओसी में, फैमिली बिजनेस, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन linearly descendant from Hindu ancestor, their wives, their unmarried daughter, ये सब आपकी फैमिली मेम्बर जो बिजनेस चलाते हैं वो होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, दादा दादी, भाई बहन, ऐसा ये लोग मिलके अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो इसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन पे आऊँगा तो आपको बताना ये कौन है। तो इनमें से कोई होगा, ये सातों में से कोई होगा। तो आपको पर्सन पता, इंडिविजुअल पता चल गया, पर्सन। फिर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पता चल गया है। फिर आता है कंपनी। अ कंपनी इज टैक्सेबल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। कंपनी क्या होती है? एक पर्सन, मैंने अपनी एक कंपनी खोली, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। इसमें पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग। तो जो कंपनी ये बिजनेस है या पैसा कमाती है, ये भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है।
रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये सब क्या है? कंपनी। अ फर्म इज अ टैक्सेबल डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म इज योर फर्म, उसको कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसमें एलएलपी भी आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कंपनी के बेनिफिट और पार्टनरशिप का बेनिफिट दोनों एंजॉय करता है। नेक्स्ट आता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आपको इंडिविजुअल क्या होता है ये समझाया है। इंडिविजुअल मतलब इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो। एओपी मतलब एक एसोसिएशन आपने खोला है, इन विच दो या दो से ज़्यादा पर्सन आते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा इंसान मिल के कोई बिजनेस चलाते या कुछ एसोसिएशन खोलते, उसे हम लोग कहते हैं एओपी, सॉरी, डन। लेकिन बीओआई मीन्स टीम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ऊपर दिए गए सब, इसको मिला के, इसको मिला के, इसको मिला के, इसको मिला के जब कुछ बिजनेस या कुछ ऑपरेट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे सिर्फ पर्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा? पर्सन। यहाँ पे पर्सन होगा, कंपनी होगा, फर्म होगा, ये सब मिलके मिस्टर एबीसी कंपनी, ये मिलके अगर कुछ ऑपरेट कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये लोग मिलके कुछ एसोसिएशन ओपन करते तो उसे क्या कहा जाएगा? एओपी। समझा अभी ये मतलब? चलो, लोकल अथॉरिटी आपका म्यूनसिपालिटी हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, पोर्ट कमीशन हो गया, कोई भी लीगल अथॉरिटी हो गई, ये सब आपको क्या कहा जाएगा? लोकल अथॉरिटी के केस में आएगा। ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आइडल, डायटी, ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ये किसी ऊपर की कैटेगरी में नहीं आता, ये अलग है, मंदिर वो सब। ठीक है। चलो, आपको ये बेसिक पता चल गया है। एक बार हल्का सा डिटेल बता दो। इंडिविजुअल में कौन आते हैं? सिर्फ पर्सन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन आते हैं? फैमिली मेम्बर्स। कंपनी कंपनी होती है, फर्म होती है जिसमें पार्टनर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद एओपी, बीओआई। एओपी में कौन होते हैं? सिर्फ पर्सन। बीओआई में पर्सन कंपनी मिलके ऑपरेट करते हैं। लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ गया आपका, आइडल, डायटी, ये सब आ गए। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आपको पता है या नहीं। What is the status of the following person under Income Tax Act? Income Tax Act में वीना शाह, ये क्या होगा? ये हो गई इंडिविजुअल। मिस्टर शाहने, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंडिविजुअल, इंसानी है ना? मिस्टर जो भी कुमार, अ माइनर, इंडिविजुअल। राम, इसकी वाइफ, इसके 2 बच्चे, लव कुश, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मेसर्स रोहित एंड मोहित, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके पार्टनरशिप, ये हो गई फर्म, पार्टनरशिप फर्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी। टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्ड आ गया तो ज़्यादा सोचना नहीं, ट्रस्ट ही है ये। ठीक है। कोई क्लब है, कुछ लोग मिलके एक क्लब ओपन करते हैं तो क्या हो गया? या तो एओपी। बीओआई कब आएगा? जब इसमें कंपनी भी मिलके करेंगे। जॉइंट वेंचर, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और मिस्टर एक्स भी है उसके अंदर। बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और इंसान मिलके ऑपरेट कर रहे हैं। ए बी सी इंडिविजुअल, इन्होंने एक सिनेमा थिएटर में बनाया मिलके और अब भाड़ा खा रहे हैं इनका। ये 3 लोग मिलके, ये तीनों इंडिविजुअल है ना?
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटी, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी, नवा शिवा पोर्ट ट्रस्ट, गवर्नमेंट का कंट्रोल आ रहा है ना इस पे, नवा शिवा पोर्ट पे जहाँ पे शिप आके खड़े होते हैं, तो ये लोकल अथॉरिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रोहा फार्म पंचायत, पंचायत भी तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तिरुपति देवस्थानम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, समझा, मंदिर मस्जिद ये सब। चलो अगर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट आ जाएगा। चलो ये आपको बेसिक था, आपको मेजर ये डिटेल्स, आपकी डेफिनेशन, ये नाम बताने थे, टैक्स क्या होता है ये डिटेल बताना था। अब हम लोग चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जिसे कहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। चलो अच्छा, ए रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीज़नशिप ये दोनों में फ़र्क होता है। आप जिस देश में पैदा हुए हो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आप वहाँ के सिटीज़न होते हो। रेसिडेंशियल की कंडीशन होती है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक डेज, अगर कोई फॉरेनर, हमारी एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट से ज़्यादा हमारे देश में रहा तो सिटीज़न तो नहीं होगा बट रेसिडेंट कहलाया जाएगा। ये समझा? सिटीज़नशिप कैसे मिलती है? जहाँ आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो। रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डेज का आपका स्टे। क्लियर है? और आपको यहाँ पे एक सबसे पहले फटाफट याद आना चाहिए कि अगर आप किसी कंट्री में 182 डेज से ज़्यादा रहते हो तो आप उस कंट्री के रेसिडेंट हो जाते हो। क्लियर है? यहाँ पे देखो, जो सिटीज़न है उसको तो पकड़ पकड़ के टैक्स लेंगे, लेकिन जो फॉरेनर है उससे टैक्स लेंगे क्या? नहीं। लेकिन वो यहाँ का रेसिडेंट निकला तो आजा बेटा तू भी, तेरे से भी टैक्स लेंगे। तो कोई भी रेसिडेंट आता है ना तो उसका पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट के ऊपर सब डिटेल होती है कि कितने दिन इंडिया में रहा, तो उससे पता चलेगा कि वो रेसिडेंट है तो टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप इस देश के रेसिडेंट नहीं हो तो टैक्स लेंगे क्या? अब जरा ध्यान देना, मैं अक्सर फ़ॉरेन आता जाता हूँ, गवर्नमेंट बोलती लाओ भैया टैक्स लाओ, मैं बोला अरे मैं तो फ़ॉरेन में था ये साल, पिछला साल जो प्रीवियस ईयर तो मैं फ़ॉरेन में था। बोलता आओ तुम्हारा डिटेल चेक करते हैं। वो हर महीने में चेक करेंगे मैं इंडिया में कितने दिन था, फिर उसका टोटल करेंगे। अगर वो 182 से कम है तो यस यू आर नॉट अ रेसिडेंट, अगर 182 से ज़्यादा है तो यू आर अ रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है। ये कैसे पता चलेगा? आप इंडिया में कितने दिन हैं। क्लियर है? जो यहीं पे रह रहा है साला जाता ही नहीं कहाँ पे, तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाया जाएगा। कहीं जाता ही नहीं है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट आता जाता है, फॉरेन में आना जाना, थोड़ी कंडीशन देखेंगे तो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और अगर कोई फॉरेनर है, हमारी कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो आपको ये सम सॉल्व करने होंगे और इन तीनों में से वो कौन है हमें ये बताना है। क्लियर है यहाँ पे? बट थोड़े कंडीशंस समझने होंगे इसके, तो वो कंडीशंस हम समझेंगे एंड देन फिर इसको देखेंगे कैसे, किस तरह से हम रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसे देखते हैं पहले। आप जो सम सॉल्व करोगे रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेट बना के सॉल्व करना है। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, तो इसे देखते हैं क्या बोला यहाँ पे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो, बेसिक कंडीशन से आपको पता चलेगा कि वो रेसिडेंट है या नहीं। ये दोनों से आपको क्या पता चलेगा? रेसिडेंट है या नहीं। और यहाँ से आपको एडिशनल कंडीशन से ये पता चलेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। समझा दोनों कंडीशन का मतलब? यहाँ पर कितने कंडीशन है? दो।
ये रंग बदल गया, समझ नहीं रहा है, समझा? ये तो रूल है। कंडीशन क्या है? रेसिडेंशियल है क्या नहीं पता करने के कितने कंडीशन है? 2। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी पता करने के 2। अब पहला कंडीशन क्या कहता है? ही शुड बी इन इंडिया, ही और शी जो भी हो, जिस तरह से क्वेश्चन दिया हो, ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन द, भूलोगे? भूलोगे नहीं। कितने दिन होना चाहिए? और मोर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक। 23-24 ही हमारा प्रीवियस ईयर है ना। तो ये इतने मंथ में सब डेज मिला के हमें कौन सा वाला डेटा चाहिए? विद इन इंडिया। हमें आउटसाइड इंडिया चाहिए क्या? नहीं। तो विद इन इंडिया में ये टोटल करेंगे। अगर ये 182 से ज़्यादा है तो वो रेसिडेंट है, 182 से कम है तो वो रेसिडेंट नहीं। एक तो एक तरीका हो गया पता करने का रेसिडेंट। मान लो 182 डेज नहीं हो रहा है, ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? इससे मान लो नॉट रेसिडेंट है, इससे मान लो नॉट, तो ये है ना हमारे पास कंडीशन, इससे पता करेंगे कि रेसिडेंट है या नहीं। सेकंड कंडीशन बी कहता है ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ और मोर। कब? मतलब ये प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी हो गया नहीं, 60 दिन भी हो गया तो रेसिडेंट नहीं, प्लस एंड 365 डेज और वो इंडिया में होना चाहिए कितने साल में? प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब हाँ बोलो, आपका प्रीवियस ईयर बोलो क्या था? 23। ये इसके पहले 4 साल तो क्या हो गया? 22, 23, 21, 22, 2020, 21, 2019, 20। इन 4 साल में कितना दिन होना चाहिए? वो 365 डेज होना चाहिए, तब वो रेसिडेंट होगा। पहला कंडीशन तो बड़ा सिंपल है, कितना बोल रहा है वो? बी कंडीशन क्या बोल रहा है? 60 प्लस 365 डेज कितने साल में? 4 साल में। हो गया आपकी 2 कंडीशन, रेसिडेंट पता चल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बताओ फटाफट बताओ। ए कंडीशन क्या था? 182 डेज स्टे करना, कम की ज़्यादा? 182 से कम की ज़्यादा? कम हुआ तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, क्या है वो? 60 डेज स्टे करना और प्लस पिछले 4 साल में प्रीसीडिंग ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 साल में कितने दिन होना चाहिए? 65 डन। बोलो बेटा, ए कंडीशन क्या है? कब 182 से ज़्यादा कब? प्रीवियस ईयर। व्हाट इज करंट ईयर? प्रीवियस ईयर में कितने दिन होना चाहिए? 182। ये तो ए कंडीशन। बी कंडीशन क्या था? 60 डेज प्लस 365 डेज आउट ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। स्टेटमेंट पूरा बोलने आना चाहिए तो ही तो लिख पाओगे। क्लियर है? चलो, अब सी क्या है, रूल क्या है वो बोल रहा है, तो जरा ध्यान से समझना इसे। इंडियन सिटीजन वेंट अब्रॉड फॉर, अगर इंडियन सिटीजन है वो फॉरेन जा रहा है, लेकिन काय के लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कंडीशन बी आप नहीं चेक करोगे, तो फिर इधर से ही पता करना होगा रेसिडेंट है या नहीं है। समझ में आया? वापस तुम इंडिया में हो, तुम फॉरेन जा रहे हो, लेकिन काम के सिलसिले में जा रहे हो, नौकरी के लिए, तो फिर हम बी कंडीशन नहीं चेक करेंगे। ये समझा? दूसरा कह रहा है इंडियन सिटीजन वर्किंग ऑन अ शिप एज अ
क्रू मेंबर, ये मर्चेंट नेवी वाले, या आप क्रू मेंबर बन के जा रहे हो, शिप पे काम कर रहे हो, तो ना आप किसी लैंड पे ना कहीं, आप तो पानी में हो, तो ऐसे केस में भी कंडीशन बी नहीं चेक करेंगे। समझा कि नहीं समझा? तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अरे क्या हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया। मेरा मामा इंडियन है लेकिन रहता है यूएस में, शक्ल दिखती है इंडियन, बराबर है ना? वो अगर विजिट करने इंडिया आ रहा है तो भी हम कंडीशन बी नहीं चेक करेंगे। रूल समझा? 3 रूल है। एक, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए। दूसरा, आप शिप पे एज अ क्रू मेंबर हो। तीसरा, इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया विजिट करने आ रहा है। तो ये तीनों में से अगर हम क्वेश्चन रीड करें और उसमें ऐसी कोई कंडीशन दे दी है तो समझ जाना आपको बी कंडीशन नहीं चेक करना है। समझा कि नहीं समझा? चलो, आपका बेसिक कंडीशन हो गया ख़त्म। इससे आप पता करोगे रेसिडेंट है या नहीं। अब आते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशन कंडीशन से क्या पता चलेगा, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? कैसे पता चलेगा? ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 years और मोर आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अभी आपको मैंने यहाँ पे 4 साल बताए और 6 साल। इन 10 साल में आप कम से कम कितनी बार रेसिडेंट होने चाहिए? 2 बार। कितनी बार रेसिडेंट होने चाहिए? अगर 2 बार रेसिडेंट हो 10 साल में तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। क्लियर है? याद रखना, यहाँ पर बोला गया है क्या? यहाँ पे बोला है 182 डेज बोला है, बराबर। यहाँ पे क्या बोला है? 60 डेज बोला है। साथ में 365 डेज बोला है। लेकिन यहाँ पर डेज बोल रहे हैं क्या? यहाँ पे बोलते हैं आप रेसिडेंट होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? रेसिडेंट। मतलब आप पूरे 10 साल में कम से कम 2 बार 182 डेज इंडिया में होने चाहिए, तभी तो रेसिडेंट बनेगा। समझा कि नहीं समझा? चलो, लास्ट कंडीशन कहता है ही शुड बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर। कितने साल में? आउट ऑफ 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में होने चाहिए। अब आता है मज़ा। हमने चेक किया, हाँ भाई पिछले 10 साल में वो 2 साल रेसिडेंट था और 7 साल में 730 दिन भी था। ये दोनों जब यस होगा तो ही वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी होगा, नहीं तो ये फुलफ़िल हो रहा है, ये फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो वो ऑर्डिनरी नहीं है। या तो फिर ये फुलफ़िल हो रहा है, ये फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो भी वो ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी कब होगा? जब एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफ़िल होंगे तो वो ऑर्डिनरी होगा, नहीं तो वो ऑर्डिनरी नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा? चलो, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है और हमें चेक करना है। लास्ट में एक कंक्लूजन दे देना कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, या वो एनआरआई है। आपको ये कंक्लूजन लास्ट में देना होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो, मुझे एक बार आप लोग बता दो, एक एक करके पूछते हैं। जो बेसिक कंडीशन था उसमें ए और बी था। ए कंडीशन क्या कह रहे हैं? प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए। बी कंडीशन क्या था? प्रीवियस ईयर में 60 डेज स्टे करना चाहिए या फिर नहीं, एंड और नहीं लिखा है, वो एंड लिखा है। एंड उसके पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए। तो मुझे बताओ एडिशनल कंडीशन ए क्या था? वेरी गुड। पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, रहना नहीं, रेसिडेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ डेज की बात नहीं हो रही है। अच्छा,
बेसिक कंडीशन हो गया, एडिशनल कंडीशन का ए हो गया, एडिशनल कंडीशन बी क्या कहता है? 7 साल में गलत बोल रहे हो। 20 नहीं, 730 days stay in 7 preceding previous प्रीसीडिंग चाहिए है, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 साल में वो 730 दिन होना चाहिए। तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। देखते हैं, अभी सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। एक सेकंड है। चलो, क्वेश्चन दिया है हमें, ध्यान दो। एसरटेन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। एसएससी आ गया वर्ड, बताया था बेसिक, इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है। इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, मिस्टर अक्षय कुमार लेफ्ट फॉर पेरिस ऑन 1 अप्रैल 23 को वो गया। आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 साल वो इंडिया में रहा है, वापिस आया। रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 सितंबर 23। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या आएगा? अभी नए हो ना तुमको दिक्कत क्या आएगी ना, यही ना, अरे इंडिया में कितने दिन था, आउटर में कितने दिन था, ये दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए ये वर्किंग नोट हमने बनाया, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एक चीज़ और, जिस दिन इंडिया छोड़ के जा रहा है वो इंडिया है, वो बंदा इंडिया में है। जिस दिन वो इंडिया में उतरा एयरपोर्ट पे, वो भी इंडिया है। अक्षय कुमार कब जा रहा है इंडिया छोड़ के? तो अप्रैल का महीना वो कितने दिन था इंडिया में? हाँ, तुम 1 अप्रैल को जा रही हो इंडिया के बाद, तो अप्रैल के कितने दिन तुम इंडिया में थी? अभी 30 का है बोल रहे हो भैया? हैं? आप अप्रैल को चले गए तो अप्रैल 2 तारीख को तुम्हारा भूत है इधर। हैं? आप तो सिर्फ 1 अप्रैल को थे ना, तो आप इंडिया में अप्रैल का महीना सिर्फ 1 दिन थे। समझा कि नहीं समझा? वापिस कब आ रहे हो? 10 सितंबर को। सितंबर तक पहुंचने तक मुझे बताओ, क्या मई में वो इंडिया में था? वो तो आउटसाइड इंडिया था। जून में था? वो तो आउटसाइड था। जुलाई में था इंडिया में? अगस्त में था? लेकिन सितंबर में आया ना? कौन सी तारीख को आया? 10 तारीख को आया। तो 10 तारीख को आया, सोच के जवाब तुम देना। सितंबर मालूम है ना, जनवरी 31 का महीना, फरवरी 28, 30, 29 कुछ भी बोलो, मार्च 31 ऊपर आया तो 31, मई नीचे गया 30, जून ऊपर आया 31, जुलाई नीचे गया 30, अगस्त 31, नीचे मत गिर जाना, ऊपर आओ वापस। अगस्त के बाद सितंबर, उल्टा पढ़ दिया क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर 30 दिन का महीना है। अब तुम जरा दिमाग लगा के बताओ, सितंबर के 30 दिन में वो कितने दिन इंडिया में था? आया, याद रखना, आया वो 10 तारीख को, 9 दिन नहीं था, क्योंकि वो 10 तारीख को इंडिया उतरा, तो बाकी के पहले के 9 दिन कहाँ था वो? तो वो 9 दिन तो आउटसाइड इंडिया था, तो 30 में से 9 गए, तो इंडिया में वो 21 डेज था। ये दिक्कत देगा बस। तो आपको दिमाग होगा तो आप सही से पता करोगे, दिमाग नहीं होगा तो आप गलत जवाब दोगे। तो आपको पता चलेगा अभी आपके पास दिमाग है या नहीं है। ठीक है? अच्छा, सितंबर में आया ना वो, उसके बाद किधर था वो? इंडिया में ही था ना। सितंबर को आया ना, उसके बाद बोला कहीं वापस गया? तो फिर मुझे बताओ, अक्टूबर का महीना वो इधर था? अक्टूबर 31 का महीना है। नवंबर था तो उसका 30 दिन था। दिसंबर
31 डेज है। जनवरी, अब ये 2024 है ना, जरा कैलकुलेटर में डालो 2024, हाँ, इसे डिवाइड करो 4 से, क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, तो 4 से डिवाइड करो। आंसर डेसिमल में आया कि नॉर्मल आया? अगर डेसिमल में आया तो 28 का महीना, अगर नॉर्मल आपका एग्जैक्ट 506 आ रहा है विदाउट डेसिमल, तो ये 29 का महीना है। समझा कि नहीं समझा? तो ये कितने दिन हुआ फरवरी में? वो 29 डेज। मार्च 31 डेज। सर इसके आगे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? अरे हमें तो अप्रैल 2023 से मार्च 2023 ये साल का ही डेटा चाहिए ना, उसके बाद का तो हमें चाहिए नहीं। तो ज़रा एक एक करके कैलकुलेट करो, याद रखना, इसे भूल नहीं जाना। अब ये एक एक करके कैलकुलेट करो, ये भी मत करना हम इंडिया में कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडिया के डेज। 205 पक्का? बाकी लोग भी जवाब दे दो। कितना? 205। डन? चेक कर लो कर लो कर लो। अब ऐसा कैलकुलेटर चलाओगे तो दूसरा दिन हो जाएगा। कितना? 205। आ जाओ सॉल्यूशन में। 20 एक्चुअली में वो कितने दिन इंडिया में था? 205 डेज। रिमार्क, सेटिस्फाई किया कंडीशन। डन? अरे ये क्यों चेक करेंगे हम? हो गया ना रेसिडेंट, खेलते क्यों बैठना है? हो गया रेसिडेंट। क्या वो एम्प्लॉयमेंट ये सब कुछ बोला था? एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, क्रू मेंबर था, इंडियन ओरिजिन विजिटिंग, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो ये देखना ही नहीं है सी, तो हमें तो मिल गया रेसिडेंट। अब आते हैं ऑर्डिनरी। ये वो इंडिया में कितने साल रहने के बाद गया? 20 साल। 20 साल था ना यहाँ पे, यहीं पे था ना, तो ये हो गया सेटिस्फाई। बराबर ना? 7 साल में 730 दिन रहेगा कि नहीं रहेगा? 20 साल इधर था, तो हर साल का 365 करेंगे, तो ये 700 दिन क्रॉस हो रहा है। सेटिस्फाई। तो ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा कि नहीं समझा? हो गया ख़त्म। डन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कुछ और दिमाग चले। अच्छा मैंने ऊपर लिखा नहीं था, सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन बनाओगे तो एसएससी का नाम ज़रूर लिखना। हाँ, ये सम सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले एसएससी लिखो, उसका नाम, लीगल स्टेटस इंडिविजुअली रहेगा, प्रीवियस ईयर 2023-24 ही रहेगा, असेसमेंट ईयर 24-25 ही रहेगा, हेडिंग दे देना डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये तो आपको पूरा याद रखना है, ठीक है? थोड़ा ढंग से सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलेगा ना। क्या वर्ड एक लिख दे, हाँ हमको समझ गया, तो मार्क्स देंगे क्या? डायरेक्ट लिख दोगे, ये कंक्लूजन लिख दोगे, मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अच्छे से फॉर्मेट बनाओ। क्या एक ही फॉर्मेट याद रखना है, और इस पूरे सब सिलेबस में अपने जो अपना टैक्स है, कोई और फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है सिवाय कैपिटल गेन के। छोटा सा फॉर्मेट है 4 लाइन का, और ये आपको प्रॉपर याद रखना होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। सब एक्टर्स लोग ही आ रहे हैं, इनके पास ही पैसा, यही जाएंगे बाहर, हम कहाँ जा पाएंगे? हाँ बोलते हैं यार, एक भी कंट्री नहीं गया मैं कौन हूँ फिर? मैं एक भी कंट्री नहीं गया। मैं कौन सा रेसिडेंट हूँ? हाँ क्या मतलब है ये? इंडियन? अरे इंडियन तो मेरा सिटीजनशिप है, मैं रेसिडेंस का पूछ रहा हूँ। चलो ऑर्डिनरी, यहीं पे मर गया यहीं पे जिएगा, ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, तुम काहे उदास हो? हाँ चलो रेडी? हाँ कर लो बातें कर लो। हाँ पेट भर गया? अभी नहीं भर गया तो लेक्चर के बाद बैठे रहो, घर ले जाओ, उससे बात करो।
चलो, मिस्टर रणवीर सिंह एन इंडियन सिटीजन वेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, इससे पहले कहाँ था? तो आपका जो बेसिक एडिशनल कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी फिर, क्योंकि यहीं पे फर्स्ट टाइम जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका एप्लीकेबल हो गया, एप्लीकेबल, बराबर। तो ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब आप बी कंडीशन नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था। क्लियर है? अब तो भैया इसको 182 से ही पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। कब जा रहा है? 1 मई को जा रहा है। एंड केम बैक टू इंडिया दिसंबर। अच्छा, पहले तो मई बोला है ना, 1 मई, तो मई से ही शुरू करेंगे ना यहाँ से, ठीक है। 1 मई को गया, तो मई का कितना दिन था इंडिया में? एक ही दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है। तो भाई ये 31 में से एक दिन गया, तो आउटसाइड इंडिया कितने दिन हो गया? 30। मैं बाकी के मंथ का क्यों लिखूँ, मैं जिस महीने से शुरू हो रहा वही। तो मुझे बताओ, अगर वो 1 तारीख को गया तो अप्रैल का महीना वो इंडिया में था कि बाहर था? तो अप्रैल के पूरे 30 दिन वो इंडिया में था। उसके बाद वो बाहर ही था। आया कब? दिसंबर 1 को। दिसंबर 1 मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं था। दिसंबर की कौन सी तारीख को आया? तो बताओ, दिसंबर के कितने दिन वो इंडिया में था? पूरा महीना। 1 तारीख को ही आ गया ना, तो पूरा 31 दिन इंडिया में है। जनवरी इंडिया में था, वो आ गया, एक बार तो आ गया। तो ये जनवरी 31 डेज था, फेब 29 डेज का है, मार्च 31 डेज का। जरा टोटल कर दो, 30 + 1 31, 62, 93, 94, पढ़ो करो, 150 डन। चलो भाई हो गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं 153 डेज। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई। ये हम देख नहीं सकते, ये हो नहीं रहा है फुलफिल। तो कंक्लूजन क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट इंडिया। खत्म, डन। चलो आगे बढ़े। मुझे ये बताओ, मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं कहाँ का रेसिडेंट हुआ? ये चाइना में पैदा हुई है, ये कहाँ की रेसिडेंट हुई? चाइना। तो क्या ये इंडिया की रेसिडेंट हो सकती है? हाँ, वो सिटीजनशिप उधर की है। इंडिया में आओ तो सही, 182 डेज हो जाओगे ना रेसिडेंट। सिटीजनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ये वही हो गया ना, टॉम कहाँ का सिटीजन है? अरे तू किधर का भी हो, हमें उससे कोई लेना देना। आओ इंडिया, देखेंगे तुम्हें, समझा? चलो अब पढ़ते हैं। मिस्टर टॉम अमेरिका का बंदा है, केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रहा है। तो इससे पहले इंडिया था क्या वो? इससे पहले प्रीवियस ईयर के पहले वो एक बार भी इंडिया में नहीं था। फर्स्ट टाइम इंडिया में एंट्री मारा उसने 1 अप्रैल 2023 को। एंड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई, आया भी मुंबई में। फिर वो वेंट टू आउटसाइड इंडिया, 1 सितंबर को वो चले गया और फिर वापस आया इंडिया में 1 जनवरी 24 को। एंड वॉज इन इंडिया देयर आफ्टर, उसके बाद इंडिया में ही था। फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, पहली बार कब आया वो? 1 अप्रैल को आया। ये अप्रैल का महीना वो 1 तारीख को आया है। तो पूरा महीना इंडिया में था कि एक ही दिन था? पूरा महीना। आवन जावन नहीं, आवन देखो, 1 तारीख को आया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 का दिन है। तो ये पूरे 30 दिन इंडिया में था। चलो आ गया, आगे देखते हैं। फिर वो वेंट आउटसाइड इंडिया, कब जा रहा है वापस? 1 सितंबर को जा रहा है।
तो सितंबर से पहले वो किधर था? इंडिया में था, बराबर है। तो ठीक है, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त 31, बराबर। कौन सी तारीख को गया? 1 तारीख को वो गया। तो बताओ 1 तारीख इंडिया में था कि पूरा 30 दिन इंडिया में था? क्योंकि 1 तारीख को वो चले गया ना, तो जिस दिन जा रहा है वो भी इंडिया था ना। एयरपोर्ट पे हमारे 1 तारीख को दिखा ना, जिस दिन जा रहा है। तो सितंबर को एक ही दिन था वो। फिर वो इंडिया में नहीं है, उसके बाद फिर आता कभी है वापस? फिर वो 1 जनवरी को वापस आया, मतलब जनवरी तक तो वो अमेरिका में घूम रहा है, बराबर है। कहाँ पर था वो ये ड्यूरेशन? आउटसाइड इंडिया। जनवरी की 1 तारीख को आया, तो बताओ जनवरी का महीना वो इंडिया में कितने दिन था? पूरा 31, फेब 29 और मार्च 31, टोटल कर दो 240। ऐसा होना चाहिए रेडी, तुम्हें पता होना चाहिए मेरा अगला सवाल क्या है, तैयार रहा करो, ठीक है। चलो 245 हो गया, तो 245 डेज 182 से ज़्यादा है, कंडीशन सेटिस्फाई। ये हम क्यों देखें, बराबर। और ये तो नॉट एप्लीकेबल है, इंडिया में आ रहा है, जा थोड़ी रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, शिप पे जा थोड़ी रहा है, और ना वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बराबर। इससे पहले वो इंडिया में था ही नहीं, वो बोलते हैं फर्स्ट टाइम आया है। फर्स्ट टाइम आया तो मतलब हो ही नहीं सकता कि वो इंडिया में 2 साल रेसिडेंट था। तो नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, था ही नहीं वो इंडिया में, तो नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई, बराबर। रेसिडेंट है क्या वो? तो कौन है ये रेसिडेंट? वेरी गुड, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा? चलो, बड़ा सिंपल है ये। आगे अब आप लोग मदद करोगे पूरा मुझे, अब मैं नहीं बताऊंगा कितने दिन है, ठीक है। किसमें है दम? वेरी गुड, अब ये बताएगी मुझे जवाब। भाऊ दादा नाही बाहेर नाही जायचं आहे? हां चलो, श्री राम गोपाल वर्मा, बेटा तुम बताने वाले हो, ध्यान देना। अ सिटीजन ऑफ यूएसए। अपने को क्या करने का क्वेश्चन बोल रहा है ना, इंडियन नाम है, हमें उससे कोई लेना देना। ये पैदा हुआ रहेगा फिर यूएसए में, ठीक है, या तो वहाँ के कुछ बॉन्ड्स शेयर्स लेके वहाँ पे बन गया उधर का सिटीजन। छोड़ो, अपने को क्या करना है, छोड़ो। हैज़ बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ नहीं बराबर है, वो 1 अप्रैल 19 से इंडिया में है, हमें 23-24 देखना है, ठीक है। ही लीव्स इंडिया 16 जुलाई 2023। क्या हो रहा है ये? अरे चार्जिंग फुल है, ठीक है। चलो 16 जुलाई को वो इंडिया से बाहर जा रहा है, तो 16 जुलाई से पहले तो इंडिया में था ना। एंड ऑन ए विजिट टू यूएसए एंड रिटर्न 4 जनवरी को वापस आया, ठीक है। जुलाई 16 तारीख को गया, बराबर। तो बताओ इससे पहले वो कहाँ था? तो बताओ मैं क्या लिखूँ इधर अप्रैल में? कितना पूरा कितना होता है? 30, मई, जून। तो बताओ जुलाई के कितने दिन लिखूंगा मैं? 16। जिस दिन गया वो भी इंडिया, 16 तारीख को जा रहा है ना, तो लो भाई, तो जुलाई के वो 16 दिन इंडिया में था, फिर चले गया तो है ही नहीं इंडिया में, वो तो कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। वापस कब आ रहा है?
4 जनवरी, मतलब दिसंबर तक तो वो इंडिया में था ही नहीं। जनवरी कितने दिन का महीना है? 31। कितने दिन वो बाहर था? 3 दिन, क्योंकि 4 तारीख को तो इंडिया एंट्री मारा, तो वो 3 दिन नहीं था, तो कितने दिन था? तो 28 डेज वो इंडिया में था, और उसके बाद इंडिया में ही पड़ा है, तो फरवरी के 29 डेज, मार्च के 31 डेज, कितने? 190। थांबा बघू बघू 195। तेरा कैलकुलेटर ख़राब हो गया है। चलो आगे बढ़े। तो 195 डेज़ है। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 195 डेज़, 190 हाँ हाँ मालूम है। बी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है क्या? और ये तो नॉट एप्लीकेबल है, बराबर है। क्या ये रेसिडेंट है? का है 180 डेज क्रॉस किया ना, ये तो 195 है। अब जब रेसिडेंट हो गया है तो हमें ये पता करना है कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, बराबर है। तो इसके लिए तो मुझे देखना है कि पिछले 4 साल में वो 2 साल रेसिडेंट था कि नहीं था। अरे ये तो 2019 से यहाँ पे पड़ा है, बराबर ना, सिंस अप्रैल 2019। तो एक तो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 4 साल पिछला दे दिया डेटा, यहीं पे पड़ा है। तो क्या लगता है 2 साल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। तो ये हो गया, होगा सेटिस्फाई। हाँ, ये 730 दिन ना, चेक करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल था। 365 करो, 365 इंटू 4, और 360 से कितना मत ध्यान दो, 365 ज़्यादा हो गया ना 703 से, तो ये भी सेटिस्फाई। तो ये कौन हो गया? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा? चलो एक क्वेश्चन और, तो आपको ये हो गया टॉपिक समझ गया। हाँ हाँ, 730 डेज और मोर, एग्जैक्ट 730 डेज भी कंसिडर होगा। उससे कम होता तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी होता। लो भाई, आ गए सलमान खान जी। तेरे को बुरा लग रहा है? उसको इज्जत मिली तो हाँ, क्या बोलते हैं? अरे मरने दे, आपने को क्या करना है? आपने को दिन काउंट करने का, वो श्री हो या श्रीमती हो, हाँ? मुद्दे पे रहो। चलो शुरू करें। श्री सलमान खान सिटी, अरे बस ना, लाओ देना। उसको वो मिला रहेगा नेशनल अवार्ड, तो श्री लगा दिया है, परमवीर चक्र नहीं रे बाबा। चलो, श्री सलमान खान एन इंडियन सिटीजन। ये तो क्या चल रहा है? ज़्यादा समझ में आ गया टॉपिक? हाँ चलो, श्री सलमान खान एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट, ये पहली बार जा रहा है इंडिया के बाहर। तो इससे पहले वो इंडिया में 15, 20, 25, 30 साल जो भी है वो रहेगा। कब जा रहा है? 22 सितंबर 2023 को गया बेचारा, काम करने के लिए गया है। ये वो सलमान खान नहीं है, ये कोई और है, ठीक है? वो काम क्या करने जाएगा? तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए गया। तो आपका ये हो गया एप्लीकेबल। अगर ये एप्लीकेबल है तो क्या? तो बी कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। तो भाई अगर ये पहला कंडीशन से रेसिडेंट है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? 22 सितंबर को गया एंड डिड नॉट रिटर्न टिल 31 मार्च, आया ही नहीं।
हाँ 2024 ही होगा ना, 23-24। डिटरमाइन द रेसिडेंस स्टेटस 22 सितंबर को गया, 22 सितंबर को गया, तो उससे पहले कहाँ था वो? तो ये 30, 31, 30, 31, 31 सितंबर 30 दिन का महीना है। वो कब गया? 22 डेज के बाद, मतलब 22 तारीख को गया, तो इंडिया में कितने दिन था? तो नीचे वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आया ही नहीं वापस, तो बताओ टोटल कितना हुआ? हाँ 170, तो ये हो गया 175 डेज। क्या रिमार्क दूँ? नॉट सेटिस्फाई, बराबर। तो नॉट सेटिस्फाई, अब ये जब रेसिडेंट ही नहीं है, जब ये रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या तेल लगाने, बराबर। तो क्या बना कंक्लूजन? डन। चलो, ये हो गया हमारा बेसिक खेल लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस हमने समझ लिया।